आसपास समाज में जो देखा है वो, समाज में कुछ तो देख के पता लगेगा, कुछ पढ़ के पता लगता है। कहानियां क्या है, समाज में जो हो रही है घटनाएं वही तो है कहानियां। इससे वो बुद्धि थोड़ी ऊपर के लेवल की आती है, ये सेंस है उसकी, है ना। चलो छोड़ दो, सुनाओ कोई न्यूज डिस्कशन वाली। जेन स्ट्रीट की न्यूज आ रही है फ्राइडे फ्राइडे से, 3 दिन हो गया उसको आते हैं ना। जेन स्ट्रीट क्या है, अब आपको वैसे स्टोरी सुनाता हूँ, पूरा आपको आइडिया लगेगा। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, किसी भी देश को फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, निवेश। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सोच के देखो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए। ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है? एक मेरी छोले भटूरे की दुकान है, मैं एक दुकान और खोलना चाहता हूँ ताकि मेरा बिजनेस बढ़े, या मैं उस पर और एक फ्लोर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए पैसे लगेंगे। एक दुकान और खुल गई, लेकिन बिजनेस भी आएगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। इसी तरह से पूरे देश में कोई और दुकान खोलनी है, कोई और इंडस्ट्री लगानी है, कोई बड़ा पावर प्लांट लगाना है, कोई हाईवे बनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा, पैसा कहाँ है, किसके पास है? पैसा या तो गवर्नमेंट के पास है, या प्राइवेट लोगों के पास है, अंबानी अडानी के पास है। या तो गवर्नमेंट हाईवे बनाए, या प्राइवेट लोग बनाए हाईवे। जेपी इंफ्रा टाइप, आप कभी रोड पे जाओ तो ध्यान रखना, ये लोग बनाते हैं, टोल रोड्स टाइप बनाते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब गवर्नमेंट कहती है मेरे पास तो है नहीं, प्राइवेट वाला कहता है भैया मैं नहीं इसमें पैसा लगाता, मारे गए। फिर तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी, ग्रोथ ही नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो फिर क्या करें, हमने एक और रास्ता खोला। 1991 के बाद, 91 से पहले समझो, हिंदुस्तान में अंग्रेज रेलगाड़ी लेके आए। पहली रेलगाड़ी चली बॉम्बे टू थाने, है ना, 1856 के आसपास टाइम। तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में रेल नेटवर्क बिछाया, बिछाया। ये रेलवे कंपनी थी जिसमें अंग्रेजों का पैसा लगा था। अंग्रेज यहां से भारी भरकम कमाते थे अपनी रेलवे से। तो हम जो किराया देते थे, माल भाड़ा होता था, उससे उस कंपनी को फायदा होता था, अंग्रेज कमा रहे थे। तो अंग्रेजों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, अंग्रेजों की इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में। हाँ, तो या तो सरकार इन्वेस्ट करे, या इंडिया के प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करें, या भैया अपने पास तो है नहीं, अंग्रेजों बाहर वालों तुम ही कर लो। दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो एवरी इकोनॉमी नीड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या तो सरकार के पास पैसा बहुत हो, नॉर्मली सरकार के पास होता नहीं, सरकार ओवर ही रहती है, हमेशा खर्च ज्यादा करती है। या प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करें। अब प्राइवेट लोग तो वहां इन्वेस्ट करते हैं जहाँ तुरंत पैसा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कें बनाने में प्राइवेट लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं नॉर्मली। भाई 20 साल का प्रोजेक्ट है, कोई ये क्लियरेंस वो क्लियरेंस, कभी इन्वायरमेंटलिस्ट खड़े हो जाएंगे झंडा लेके, कभी हाईवे नहीं निकलेगा, कभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिल जाएगा, भैया बहुत डिले हो जाएगा, हम नहीं पैसा लगाते इसमें, ऐसे हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फॉरेन की तरफ रुख करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश में तब आएगी जब हम नॉर्म्स बड़े रिलैक्स करके रखेंगे, इजी करके रखेंगे, भैया आ जाओ तुम ठीक पैसा देंगे, सिक्योरिटी देंगे, चिंता मत करो, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, आ जाओ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है एफडीआई, एक होती है एफपीआई। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, सरकार, देखिए, सरकार, अमिताभ नहीं, ऐश्वर्या राय भी थी उसमें, अभिषेक बच्चन भी था। सरकार, उस मूवी में क्या दिखाया गया था, या आप ऐसे समझो, महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट आया था एनरोन, बिजली का प्रोजेक्ट आया था, जिसमें बहुत अच्छी तगड़ी बिजली बनानी थी, बाहर की कंपनी थी एनरोन। वो इतनी बिजली बनाती कि पूरे महाराष्ट्र की बिजली की समस्या खत्म हो जाती।
अब उस बिजली का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए बहुत लैंड चाहिए। तो ट्राइबल्स का लैंड, गांव वालों को लैंड वैंड ये सब, है ना। और जब लैंड वैंड लेना होता है तो बीच में फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट भी कहती है इतने हजार करोड़ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो हैं, हमारा को ध्यान ही नहीं रखते तुम। तो इन्वायरमेंटलिस्ट खड़े हुए तो किसी को खड़ा कर देते हैं, चलो विरोध करो इनका, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दो। इतना उसको परेशान किया एनरोन को यहाँ, कि अल्टीमेटली एनरोन ने यहाँ पे खूब पैसा भी लगाया था, वो वाइंड अप करके बोरी बिस्तरा बांध के यहाँ से भाग गया। जो सरकार मूवी अमिताभ बच्चन की उसी पर बेस्ड है। अमिताभ बच्चन उसमें बेसिकली उसको रोकता है, प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे हम, इस तरह की बात थी। तो प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये क्या था? ये एनरोन पैसा लेके आ रहा था, यहाँ जमीन खरीद रहा था, यहाँ पावर प्लांट लगाता, टेक्नोलॉजी लेके आता, बिजली पैदा करता, सस्ती बिजली बेचता, खुद भी कमाता, सरकार को भी टैक्स वैक्स देता। अरे वाह, तो सबके मजे हैं। भाई हम सोचे एनरोन तू कमा के ले जा रहा है यहाँ से, अरे कमाएगा ना कुछ, हमें भी तो बिजली मिल रही है, हम तो ऐसे अंधेरे में बैठे इतने सालों से। कम से कम हमारे पास तो पैसा था नहीं घर में इन्वर्टर लगाने का, तो भाई साहब ने इन्वर्टर लगा दिया है। थोड़ा बहुत कहते हैं भी मुझे भी बिजली दे देना, तो भी ले ले भैया। ये कुछ सीन है। थोड़ा वो कमाएगा, थोड़ा हमारी भी लाइफ बेटर हो जाएगी। धीरे धीरे हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, हम विदेशी कंपनी को भेज देंगे यहाँ से, आप हम अपने आप बना लेंगे अपनी बिजली। यही होना चाहिए। दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब अंग्रेज पैसा लेके आते हैं इंडिया में, लगाते हैं प्लांट मशीनरी टेक्नोलॉजी, लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये यहाँ से बोरी बिस्तर बांध के चले गए। इससे दुनिया में और भी जो कंपनियां होती हैं जिन्हें पैसा लगाना होता है इंडिया में, वो फिर पीछे हट जाती है, वो कहते हैं, नहीं इंडिया में बुरा हाल है, यहाँ लेबर लॉज अच्छे नहीं है, लोग परेशान करते हैं, एनवायरमेंट वाले आ जाते हैं, ये वो टाइप है। तो यहाँ इंडिया में पैसा नहीं लगाते। एप्पल का प्लांट इंडिया में लगा हुआ है, फॉक्सकॉन ने लगाया है। ये वन ऑफ द, मतलब अपने आप में एक दुर्लभ प्लांट, ये रेयर ही है जो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। नॉर्मली आसानी से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बहुत कम सुनने को मिलती है। ये बड़े सालों बाद हमने सुना है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई है, जब एप्पल बनने हैं शुरू हुए हैं। अब लगभग 20-25% एप्पल के फोन इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एप्पल आएगा कहते हैं 20-25-30% वो इंडिया से ही सप्लाई होगा, है ना। इसको लेके ट्रम्प को लेके भी कंट्रोवर्सी हुई थी, वही बातें हम बाद में करेंगे। तो हम चाहते हैं, हे एनरोन, एनरोन जैसी कंपनियों, अगर तुम इस रूप में नहीं आ रहे इंडिया में पैसा लेके, तुम लाओगे ना बाहर से डॉलर लेके आओगे, फिर रुपए में कन्वर्ट कराओगे, फिर जमीन खरीदोगे, फिर टेक्नोलॉजी लेके आओगे, करोगे ना सब काम। वो कहते हैं हम तो नहीं आ रहे भैया, एफडीआई। हम कहते हैं अगर तुम इस रूप में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं ऑलरेडी लिस्टेड, रिलायंस टाइप जो भी कंपनियां हैं, तुम ऐसा करो, डॉलर लेके आए हो, तुम इनके शेयर खरीद लो। ये भी तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गई। हाँ, शेयर खरीद लो। कोई मान लो अंबानी, कोई बाहर से कंपनी आई, वो अंबानी को 1,000 करोड़ दे देती है, कुछ डॉलर्स दे देती है, मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर, और उसके शेयर खरीद लेती है। हाँ, तो डॉलर्स हमारे पास आ गए, आ गए। कन्वर्ट कराएगी, रुपए में कन्वर्ट कराएगी ना, तभी वो रुपए में शेयर खरीदेगी, तो हमारे देश में डॉलर्स आ जाएंगे, आ जाएंगे। इनको बोलते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। पोर्टफोलियो का मतलब होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, जब हम किसी फोटोग्राफर के पास जाते हैं, हीरो हीरोइन कहते हैं मेरा पोर्टफोलियो बना, ये एंगल वो एंगल, पोर्टफोलियो, एक वो पोर्टफोलियो होता है। यहाँ पोर्टफोलियो का मतलब है कि जब आप शेयर्स खरीदते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस भी है, अडानी भी है, एसबीआई भी है, एचडीएफसी भी है, वो पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है कि कौन कौन से शेयर्स हैं, पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं। तो फॉरेन के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर के इंस्टीट्यूशन होते हैं, पैसा इकट्ठा करके इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं आ जाओ कोई, कम से कम $2 तो लेके आओगे, कुछ ना कुछ इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगाओगे, ये मतलब है। वो क्यों आएंगे इंडिया में? क्योंकि इंडिया की स्टॉक मार्केट से वो प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, रोज ट्रेडिंग करेंगे, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, अरे वाह। ये- तो ऐसी लगभग 2-2.5 हजार FII इंडिया में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर कराना पड़ता है। ध्यान रहे, हम इंडिया की स्टॉक मार्केट में, इंडिया की शेयर मार्केट में इंडिविजुअल्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स को इन्वेस्ट नहीं करने देते। कोई मिस्टर रिचर्ड है, वो बहुत हजारों करोड़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठा है, वो कहता है इंडिया की स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से शेयर खरीद लूं। हम कहते हैं ना मिस्टर रिचर्ड, तुम अलाउड नहीं हो। अकेले सिंगल सिंगल पता नहीं कौन सा पैसा है, कहाँ से पैसा है। जब भी हम इंडिया की स्टॉक मार्केट में इंडियंस भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको हमेशा
KYC नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं, नो योर कस्टमर, आधार पैन रेजिडेंस प्रूफ ये लगाना पड़ता है ना। अब रिचर्ड का क्या पता क्या आधार, क्या लेना देना, हमें क्या पता क्या झूठे दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। और कोई गड़बड़ भी की तो हम कहाँ पकड़ेंगे रिचर्ड को अमेरिका में जाके, हमारे तो ज्यूरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र होगा ही नहीं वहां का। इसीलिए सिर्फ वहां के इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। जेन स्ट्रीट वन ऑफ द FIIs है, FPI एक ही बात होती है। अब इसने क्या किया, ये ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी मैनिपुलेट करते हैं, घपला करते हैं। इनका घपला क्या है वो थोड़ी डिटेल बातें वो अपने मतलब की नहीं है। इन्होंने AI जनरेटेड कोड ही बना रखे हैं, बस उसको लगा के सो जाते हैं, जब मार्केट की कुछ मैनिपुलेशन करते रहते हैं। खरीदने का टाइम आता है AI इनको बता देते कब खरीदो कब बेचो। ऐसा करते करते इन्होंने 5,000 करोड़ का घपला कर दिया लगभग। तो सेबी ने अब इनके ऊपर लगभग 4800 करोड़ का फाइन लगाया, डी गोर्ज करने को बोलते हैं, भी तुमने जो पैसा लिया है वो वापस दो। ये मतलब सेबी क्या होती है, पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, संभालती है कि ठीक से काम करो, मैनिपुलेशन ना करो, गड़बड़े ना करो स्टॉक मार्केट में। जो छोटा इन्वेस्टर है, मैं रिटायर हुआ 10-20 लाख रुपए लेके आया, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, तुमने घपला करके मेरा सारा पैसा खा गए, ओहो मैं तो मारा गया। तो कोई तो जांचने वाला हो, कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, जांचने वाली बॉडी। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, वो जांचती है कि आप गड़बड़ ना करो, दैट इज सेबी। तो जेन स्ट्रीट वही बॉडी है FII की। ये न्यूज है वो, राइट। अब आप पढ़ना करो जेन स्ट्रीट के बारे में। अब इसमें क्या UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जेन स्ट्रीट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, FIIs इंडिया में कैसे आती हैं, क्या रेगुलेशन है उनकी, सेबी उनको कैसे कंट्रोल करती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये प्रीलिम्स में मेंस में ये क्वेश्चन आता है। ये करंट अफेयर्स से हम रिलेट करते हैं चीजों को। इस बार FIIs न्यूज में रही हैं तो FII से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ये आपने ध्यान रखना होता है। ये पेपर में आता है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, और इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। अगर आप MBA की है आपने, आप उस फील्ड के हो, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तो नजर होगी फिर इन चीजों पे। किस तरह से कोई इंजीनियरिंग वाले टाइप है तो फिर आपसे AI वाली बातें वो आपको पकड़ेंगे, तो आपकी तो नजर होगी फिर इन चीजों पे। अपने फील्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चनिंग होती है, तो उसमें खूब डीप इंटरेस्ट रखो भी, ये कैसे होता है वो कैसे, राइट। ये न्यूज थी, चलो और कुछ सुनाओ। ट्रम्प ने जो लॉज लगाए हैं, ट्रेड लॉज, जो टैरिफ लॉज लगाने वाले, वो अपेरेंटली इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है। कैसे? जब हम उसमें डिटेल में लिख रहा था एवस कुछ था, वायलेट करा हुआ, तो इसलिए हमने भी बहुत सारे टैरिफ लगा दिया उसके ऊपर। देखो सुनो, ध्यान करो, मैंने आपको बताया था 1945 में 3 संस्थाओं का आइडिया आया था। एक वर्ल्ड बैंक, एक IMF, और एक थी ITO। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जब पूरा वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप तबाह हो गया, तहस नहस हो गया, वहां के शहर बर्बाद हो गए, उन शहरों को फिर से बसाने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया, एट द बिहेस्ट ऑफ यूएस के कहने पर ये बनाया गया, ताकि उन देशों की मदद की जा सके, उन्हें पैसा दिया जा सके थ्रू वर्ल्ड बैंक, जिसका नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन करनी है, पुनर्निर्माण करना है, किनका? यूरोपियन सिटीज का, खास तौर पर वेस्टर्न यूरोपियन सिटीज का, ताकि वो रूस के पाले में ना जाए, हमारी तरफ रहे, अमेरिका चाहता था। सेकेंडली, अमेरिका ये भी चाहता था कि जितना मैं इनको पैसा दूंगा, ट्रेड होगा, मेरे साथ आएंगे, डॉलर को एस्टेब्लिश करना चाहता था। 1945 से पहले डॉलर एस्टेब्लिश्ड करेंसी नहीं था। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की वो एस्टेब्लिश करेंसी थी, कि डॉलर का राज तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। इसी तरह से IMF बनाया गया, कि जिस देश में करेंसी क्राइसिस होगा, संकट आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा, उसके पास पैसे देने को नहीं होंगे, IMF उसकी मदद करेगा, जैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन और कंसीव की गई, आइडिया आया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सब देश मिलकर आपस में ट्रेड करेंगे, एक दूसरे पर टैरिफ
टैक्सेस नहीं लगाएंगे, सामान का फ्री फ्लो रखेंगे, आने से नहीं रोकेंगे, सामान घूमने दो एक दूसरे के देश में। आईटीओ, आईटीओ तब नहीं आया, आईटीओ पर सहमति नहीं बनी, लेकिन आइडिया अच्छा था कि ट्रेड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। व्यापार पर प्रतिबंध होने से क्या नुकसान होता है अंशप्रीत? शाबाश, बिल्कुल, शाबाश, शाबाश। मैंने एग्जाम्पल दिया था, भारत में संतरे पैदा होते हैं और यूके में सेब पैदा होते हैं। हमें सेब खाने की इच्छा है तो यूके से ही मंगाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है पूरी पृथ्वी पे सारे जगह सब सामान पैदा होता है, तो नहीं है ना। स्ट्रॉबेरीज कहीं होती हैं, लीची कहीं होंगी, अमरूद कहीं होंगे, अंग्रेजी फ्रूट अलग होंगे, हमारे फ्रूट्स अलग होंगे, ऐसे ही होगा। तो अगर सेब का इधर आने पे हम प्रतिबंध लगा देंगे तो हम तो कभी सेब एंजॉय ना कर पाएंगे, और अंग्रेज लोग कभी संतरा नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तो दुनिया के सभी रिसोर्सेज सबके लिए हों, इसके लिए क्या जरूरी है? सामान के आने जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, प्रतिबंध ना हो, फ्री ट्रेड हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। ठीक है। अब यूके बोलता है भैया तुम्हारी तरफ से जो भी संतरा आएगा 10 रुपए का, 10 रुपए मैं उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, वो मेरे देश में 20 रुपए का आएगा। यहाँ के लोग बोलेंगे 20 रुपए का संतरा महंगा है भैया, हम नहीं खाएंगे। तो इंडिया वाले संतरा बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि महंगा कर दिया। ये टैक्स लगा के 10 रुपए, दिस टैक्स इज कॉल्ड टैरिफ। टैरिफ, कोई भी देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर जब कोई भी टैक्स लगाता है तो उसे हम कहते हैं टैरिफ। शुल्क, ड्यूटी, शुल्क लगा दिया, फाइन लगा दिया, भाई तेरा सामान आ रहा है। सिंपल सी बात, कुछ भी इसमें लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, इतनी सी बात है। क्यों लगाते हैं? भारत भी लगाता है। क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि भैया तुम्हारे यहां से आने वाला सेब 100 रुपए किलो है, और सेम सेब हमारे देश में 120 रुपए किलो है। तो तुम्हारा सेब आ गया अगर, तो सब तुम्हारा ही खरीदेंगे। फिर हमारे देश के जो सेब उत्पादक हैं वो कहाँ जाएंगे? तो भूखे मर जाएंगे, उनका सेब ही नहीं बिकेगा। तो अपने सेब ग्रोवर्स को, एप्पल ग्रोवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेब उत्पादकों की सुरक्षा करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? भैया बाहर से तुम्हारा जो सेब आ रहा है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे 30 रुपए टैक्स। ये हो गया 130 का, अब बेच लो। वो कहता है ये अब कहाँ बेच पाऊंगा, तुम्हारा 120 का है, तो 120 वाला ही खरीदेंगे। हाँ। अब हमने क्या किया? बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगा के एक्चुअली इनको आज का आना बंद कर दिया। भाग, वापिस भाग, वापिस भाग, हम नहीं आने देना। हमने क्लोज कर लिया, बैरियर लगा लिया, बाउंड्री लगा दी। इसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। जब हमने बोला अरे नहीं चिंता मत करो, बाहर का सेब आने दो, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो हमारे सेब मारे जाएंगे, सेब वाले। तो बाहर बोला यार चिंता ना करो, सेब वालो तुम अपनी सेब की क्वालिटी अच्छी करो, तुम बढ़िया सेब उगाओ, नहीं तो सेब तुम्हारे अच्छे नहीं है, कंपिटेटिव नहीं रेट्स हैं, ये बाहर से अच्छे सेब आ रहे, तुम ऐसा करो सेब छोड़ो, तुम लीची उगा लो। तो हम भी पाइवट करेंगे, चेंज करेंगे, अपने तरीके बदलेंगे, ताकि बाहर से आने वाले सामान का अच्छे से मुकाबला कर पाए। इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। बाहर का सामान भी हमारे देश में आने लग गया, बिना बाधा के, बिना रुकावट के। हम दुनिया के साथ जुड़ गए, मिल गए, ग्लोबलाइजेशन हो गई, वैश्वीकरण हो गया। राइट। अब हर देश अपने देश में बने प्रोडक्ट्स को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है।
ये तो मारा जाएगा। सारे सामान दूसरे देशों के ही आएंगे, बाहर से आएंगे। इसलिए वो अपने देश के बने प्रोडक्ट्स को, उत्पादों को प्रोटेक्ट करता है, बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो उसके ऊपर टैक्स लगाता है। अब यूएसए मान लीजिए, हम भी कुछ सामान यूएस को बेचते हैं, वो भी हमें कुछ बेचता है। वो हमें 100 रुपए का सामान बेचता है, या उसका 100 रुपए का सामान बिकता है, हमारा 150 रुपए का सामान बिकता है, तो हमें 50 रुपए का फायदा है व्यापार में। ट्रेड सरप्लस है। अमेरिका को हमारे साथ व्यापार करने में घाटा है, 50 रुपए का घाटा है। अमेरिका का सामान 100 रुपए का बिकता है, खाली, ज्यादा नहीं बिक पाता। क्यों? कुछ सामान में हम टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, तो अमेरिका बोलेगा जो मेरा सामान तेरे देश में आ रहा है इंडिया, उस पर तो टैक्स कम कर, ताकि तू भी 150 का बेच, मैं भी 150 का बेचूं, बराबर हो जाए। हाँ, नहीं तो ट्रेड डेफिसिट बना रहता है। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। घाटा बना रहता है। घाटे का मतलब 50 रुपए अमेरिका को देने पड़ते हैं इंडिया को। 50 रुपए का मतलब है $50 बिलियन। $100 बिलियन के लगभग का भारत को फायदा है अमेरिका के साथ व्यापार करने में। $100 बिलियन। $1 बिलियन इज इक्वल टू 8500 करोड़ रुपए। तो $100 बिलियन लगभग इंडिया सरप्लस है अमेरिका के साथ व्यापार करने में। तो ट्रंप जब आए, ट्रंप ने देखा भाई किस खुशी में हम ज्यादा सामान इंडिया का खरीद रहे हैं। इंडिया तो हमारा नहीं खरीदता इतना सामान। तो ट्रंप ने बोला कि भैया इंडिया से आने वाले सामान पर टैक्स लगाओ, 26% टैक्स बढ़ा दो। यानी 100 वाली चीज 126 रुपए की होगी अमेरिका में। महंगी हो गई तो अमेरिका वाले उसको कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो कम बनाएंगे, कम बनाएंगे तो कम बिकेगी। मतलब हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। आ जाएगी। तो हम ट्रंप को क्या बोलेंगे? हे ट्रंप भाई साहब, तू नाराज ना हो, हमारा सामान अपने देश में जाने दे, जाने दे। ट्रंप क्या बोलेगा? मैं तो आने दूंगा अब सामान तुम्हारा अपने देश में, पर तुम भी मेरा सामान अपने देश में आने दो, ज्यादा टैक्स ना लगाओ, बराबर बराबर करो। सही है। ट्रंप ने आके देखा कि अमेरिका जितने भी देशों के साथ व्यापार करता है, ज्यादातर अमेरिका को घाटा होता है, वस्तुओं के सामान में खास तौर पे। अमेरिका की जेब से डॉलर्स जाते हैं। चाइना के साथ जब अमेरिका ने व्यापार देखा, चाइना, यूएस, चाइना भी सामान बेचता है यूएस को। वो बेचता है लगभग $600 बिलियन का। यूएस जब सामान बेचता है चाइना को, तो सिर्फ $300 बिलियन का बेच पाता है, इससे ज्यादा नहीं बेच पाता। बाकी सामान लोग लेते नहीं चाइना वाले, क्योंकि महंगा होता है, क्योंकि चाइना यहाँ पे टैक्स लगा देता है। ट्रंप ने आके देखा अभी अमेरिका ये क्या हाल कर रखा है तुमने, $300 बिलियन हम हर साल चाइना को ज्यादा दे रहे हैं। भाई $600 बिलियन का सामान खरीद रहे हैं, और 300 देखो वो हमसे खरीद रहा है, तो $300 बिलियन हम ज्यादा चाइना को दे रहे हैं ना अपनी तरफ से। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हे चाइना, या तो तू जो हमारा सामान आ रहा है उस पर ये टैक्स कम कर, माइनस कर, नहीं तो तेरे आने वाले सामान पे हम भी टैक्स लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। चाइना माना नहीं। चाइना कहता नहीं, हम नहीं करते। अमेरिका ने चाइना से आने वाले सामान पे, कुछ सामानों पे 300% से भी ज्यादा टैरिफ, टैक्स बढ़ा दिया। राइट, अमेरिका ने बढ़ा दिया। चाइना ने भी अमेरिका से आने वाले सामान पे 100-150% टैरिफ लगा दिया। इन्होंने और बढ़ा दिया, इन्होंने और बढ़ा दिया, और लड़ाई हो गई। ये तो टैरिफ वॉर हो गया, लड़ाई हो गई। हाँ, इसको बोलते हैं टैरिफ वॉर। युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ गया तो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट धड़ाम 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 नीचे गिर गए। सबको डर हो गया कि इकोनॉमी डाउन जाएगी भाई दुनिया की।
सब कंपनियां घाटे में आ जाएंगी क्योंकि व्यापार नहीं ठीक हो रहा। इन देशों में व्यापार ठीक नहीं होगा, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, क्योंकि दुनिया के दो बड़े देश यही हैं। इससे क्या होगा कि अगर ट्रेड ठीक ना हुआ, मान लो चाइना में सामान अच्छा ना आया, तो चाइना में जो ऑलरेडी सामान है वो महंगा हो जाएगा। भाई अगर अमेरिका से सेब नहीं आए चाइना में, तो चाइना वाले सेब सप्लाई कम हो जाएगी, महंगे हो जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन हो जाएगी तो ग्रोथ नहीं होती, तो चाइना की इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जितने रुपए का सामान चाइना पैदा करता है वो कम हो जाएगा, चीजें महंगी होनी शुरू हो गई। ऐसे ही अमेरिका पर भी असर पड़ेगा, तो ऐसे ही दुनिया की इकोनॉमियां डाउन हो जाएंगी, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। हाँ, इसलिए पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट हिल गए। इसलिए फिर आपस में बातचीत की इन्होंने, कि तय हुआ कि चलो इतना नहीं लगाते, थोड़ा लगाते, थोड़ा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, फिर बातचीत शुरू हो जाती। ऐसे ही भारत पर जब टैक्स लगा दिया, तो भारत पहुंचा भागा भागा ट्रम्प के पास कि भैया ट्रम्प कुछ करो, ऐसे ना करो आप। तो ट्रम्प ने बोला चलो भी फिर ट्रेड डील करते हैं हम, हमारा कुछ सामान तुम ले लो, कुछ हम तुम्हारा ले लेंगे। अब अमेरिका क्या चाहता है बेसिकली, अभी नाइन्थ, नो, पहले हम पे जो टैरिफ लगा दिया था ना 9 जुलाई तक, उसको एक्सटेंड कर दिया था, 60 दिन का लगभग टाइम दे दिया था, तब तक डील कर लो। 26% में टैक्स जो लगाया ट्रम्प ने बोला, ट्रम्प कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति, 26% टैक्स मैंने लगाया है इंडिया, तेरे आने वाली गुड्स पर, इंडिया से जो सामान आएगा 100 रुपए का, वो 126 रुपए का हो जाएगा। देख लो 9 जुलाई के बाद, उससे पहले पहले हमारे साथ जो डील करनी है कर लो। अब डील क्या करनी है, अमेरिका क्या बोलता है कि मेरे यहाँ जो कॉर्न होता है, मेज होता है, मक्का, सोयाबीन होती है, वो ज्यादा होती है वहां अमेरिका में, कहते ये मेरे देश का तुम खरीद लो। हम क्या, बीटी कॉटन, जीएम फूड क्रॉप्स होते हैं वो खरीद लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये सामान खरीदो। हम कहते हैं तेरा कॉर्न में सोयाबीन अगर ये हम खरीदने लग जाएंगे, तो हमारे देश का किसान है वो कहाँ जाएगा। तुम्हारा सस्ता सामान अगर हमारे देश में आने लग जाएगा, तो हमारे देश का किसान कहाँ जाएगा फिर। वो तो कहते हैं गेहूं भी खरीदो, ये हमारे पास फालतू है। उनके यहाँ सस्ता पैदा होता है, वो सब्सिडी देते हैं बहुत ज्यादा। भाई मान लीजिए सोयाबीन है हमारे, मान लीजिए 100 रुपए किलो हमारे यहाँ पैदा होता है, अमेरिका की सोयाबीन अगर 70 रुपए किलो हमारी मार्केट में आएगी, तो सब लोग 70 रुपए वाली खरीदेंगे अमेरिकन, कि इस किसान की कोई नहीं खरीदेगा, अगली बार ये किसान नहीं उगाएगा, तो किसान कहाँ जाएगा, वल्नरेबल है, भूखा मरेगा बेचारा। तो हमने अगर ऐसी कोई ट्रेड डील कर ली अमेरिका के साथ, तो हमारे तो किसान मारे जाएंगे, इसलिए अटकी पड़ी है अब तक डील। अभी कल परसों अमेरिका से हमारे रिप्रेजेंटेटिव वापिस आ गए सारे, एक हफ्ता बातचीत करके, बात बनी नहीं। 9 तारीख तक है। अभी ट्रम्प ने थोड़ा टाइम और दे दिया है कि मंथ एंड तक डील करो, नहीं तो 26% लगाऊंगा मैं। राइट। अभी न्यूज आपने आगे पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, हाथ पैर मारने से धीरे धीरे समझ आती है। जो इतने दिनों से हमारी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है वहां के मंत्रियों के सही, कौन लीड कर रहा था उस बातचीत को, एक आईएएस ऑफिसर, आईएएस ही बनना है ना, वही ये सारा काम संभालते हैं। तो उस लेवल का दिमाग अपने को बड़ा करना है कि मैं देश के लिए डील कर सकूं, इतना सियाना मैं हो जाऊं। है ना? क्यों तनिषा, हाँ क्या देखा। safeguards funding for the World Trade Organization. वो अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। Yeah, चलो फिर थोड़ी सी सुन लो, छेड़ी आपने बात तो। जब आईटीओ नहीं बनाया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ देशों ने मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि चलो ये नहीं बना तो हम लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी तो कोई बात नहीं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम तुम्हारे यहाँ सामान को फ्री आने देंगे, जाने देंगे। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट करते हैं, किस पर, ट्रेड पर और टैरिफ पर, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये कर लिया 1944-45 के आसपास।
कुछ देशों ने मिलके, है ना? फिर धीरे धीरे पहले कुछ वस्तुओं पे किया कि ये सामान हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ आएगा जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है भाई ठीक है। फिर थोड़ा सामान बढ़ा दिया, ये भी कर लें फ्री भैया, तुम ये भी दे देना हम ये दे देंगे, कोई टैक्स नहीं लगाते, ठीक है भैया। ऐसे चलता रहा धीरे, हम बढ़ाते रहे, देश भी और जुड़ते गए, इतने देश जुड़ गए, इतने प्रोडक्ट्स जुड़ गए, ये समझ आया हमें कि भैया अब एग्रीमेंट नहीं, अब तो ऑर्गेनाइजेशन ही बना लो कोई। इतने देश आ गए इस एग्रीमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो 1995 में डब्ल्यूटीओ बना दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस गैट को रिप्लेस कर दिया, यूरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स होती हैं वो, उसके बाद हमने डब्ल्यूटीओ बना दिया। अब छोड़ो यूरुग्वे, बस डब्ल्यूटीओ बना दिया हमने। मकसद क्या था कि जो दुनिया के देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, आओ मिल बैठ के और चीजें बेहतर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक बैठने की जगह हो जाएगी। तो क्या करें, एक तो हम सिर्फ वस्तुओं में व्यापार करते हैं अब तक गैट के अंदर, है ना, सर्विसेज का व्यापार भी देखते हैं, चलो करते हैं मिलकर। सर्विसेज, सर्विसेज क्या, आईटी सर्विस तुम दोगे, आईटी सर्विस हम देंगे। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके भी कुछ बातचीत करते हैं। वो क्या होता है, अमेरिका ने दवाई बनाई, दवाई बनाने में क्या लगता है, सॉल्ट ही होता है। सॉल्ट को, दवाई मान लो तोड़ी कोई क्रोसिन है, दवाई तोड़ के पता लगा क्या क्या सॉल्ट है, वही सॉल्ट हम डाल के अपनी क्रोसिन बना लें। तो जिसने इतने सालों तक मेहनत की, दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने क्रोसिन क्रोसिन बनाई, इससे बुखार ठीक होगा, ये होगा, तो हमने तो 1 मिनट में फेल कर दी उसकी मेहनत, उसके दिमाग की मेहनत। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता, नियम क्या होता है, वो जिसने कोई नई दवाई खोजी है, कैंसर की कोई ड्रग खोजी है, तो हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता, वो पेटेंट हो जाती है, बाकियों को उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। भाई तुमने अच्छे अच्छे नोट बनाए, मैंने तुम्हारे नोट्स फोटो शेयर करा के ब्रेन ट्री के नाम से बेचने शुरू कर दिए, लो जी अच्छे नोट्स मेरे हैं। तुम बोलोगे सर नोट्स तो मैंने बनाए, तुम ब्रेन ट्री का ठप्पा लगा रहे हो, तो गलत बात है। पेटेंट होने चाहिए तुम्हारे दिमाग से बने, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट, तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे दिमाग की, बौद्धिक संपदा। तो इस पर भी हमने एग्रीमेंट किया डब्ल्यूटीओ में, जो पहले नहीं था। प्लस कुछ देशों में झगड़ा हो जाए, टेंशन हो जाए, उसका भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसकी एक बॉडी भी बना दी। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ काम करने लग गया, सब देशों ने मिलके एक दूसरे पर टैरिफ कम कर दिया और थोड़ा व्यापार को बढ़ावा दिया। ये उसमें अलग अलग एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट सेफ गार्ड, फोटो सैनिटरी, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं उसमें, उन्हीं में से एक है। आगे डब्ल्यूटीओ पढ़ेगा ना डिटेल में, फिर समझ आएगा। कॉपीराइट, हाँ बिल्कुल। गाना है जैसे, जो गाना बनाते हैं, हम गाना कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। आप अपने, मेरी कोई सीडीज वीडीज की दुकान है, मैं वहाँ कोई भी गाना ऐसे नहीं चला सकता, कॉपीराइट होता है, कमर्शियल यूज नहीं कर सकता। मैं पर्सनल यूज में सुन सकता हूँ गाना, उसको यूज नहीं, मैं कोई मूवी बना रहा हूँ उसमें किसी का गाना नहीं यूज कर सकता मैं ना, उसका है ना, उसने दिमाग लगाया, गाना बनाया, धुन बजाई, ना 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 ना, मैं भी वो यूज कर रहा हूँ, अरे नहीं भैया। ध्यान करो, कपिल शर्मा शो में जब भी कोई फिल्मी गाना बजता है म्यूट हो जाता है, कॉपीराइट का चक्कर होता है, किसी का गाना है तुम थोड़े बना सकते हो, ये मतलब होता है। लेकिन जब बंदा खुद बैठा हो जिसका गाना हो, वही कपिल शर्मा शो में है, फिर गाना बज जाता है उसका, कि उससे परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। चलो और कोई बात सुनाओ। है, मस्क ने नई पार्टी बनाई है, ये इतने वोलेटाइल हैं, द वर्ड इज वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, नरम गरम, उथल पुथल। आज मार्केट बहुत वोलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, बड़ा वोलेटाइल बंदा है, बड़ी वोलेटाइल है। कभी तो एकदम सर बस मजा आ गया, कभी भी सर कुछ नहीं, देने की बात नहीं करते आप, वोलेटाइल है, वोलेटाइल, नॉट सर्टेन, संयमित नहीं, ऊपर नीचे।
केमिस्ट्री में यूज होती है टर्म वैसे ना, वोलेटाइल। कुछ प्रोडक्ट्स वोलेटाइल होते हैं, सब्सटेंसेस, वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, शायद वो है। साइंस के आपने साइंस पढ़ी है, वोलेटाइल केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं, अच्छा। हाँ बस ऐसा कुछ समझ लो, वो वोलेटाइल हो गए, है ना। कहाँ से बात चली थी, क्या पूछ रहा दिक्कत हो रही है। था? हाँ मस्क, हाँ। तो ये न्यूज कल की आई है मस्क की पार्टी वार्टी की, पर फिर भी मैंने फॉलो नहीं की। मैं तो ये वोलेटाइल बंदे हैं, आज कुछ कह रहा है, कल पता नहीं क्या बोलेगा, इनको बोल लेने दो पहले, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो आज मैंने पढ़ी थोड़ी सी, मस्क ने अपनी पार्टी बनाई नहीं है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन होने अगले साल, उसमें सोच रहे हैं कुछ थोड़े बहुत हाथ पैर मार के देखूं मैं, ऐसा टाइप। अभी देखते हैं वो क्या करेंगे आगे, पता नहीं सर कल ये जैसे। अमेरिका पार्टी नाम से है। हाँ शाबाश बेटा, बिल्कुल। अभी पता नहीं कल फोटो आ जाए, दोनों फिर जफियां पाए बैठे हैं, यू नेवर नो इनका क्या हाल चाल है ना। कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, थोड़ा उनको आने दो, फिर देखेंगे क्या है ना, अभी तो नई नई बात आई है। बिहार इलेक्शन के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो आधार कार्ड है वो बर्थ सर्टिफिकेट वो प्रूफ नहीं माना जाएगा। दोबारा तो हमें ना प्रोविजन को इलेक्ट हो सकती है, तो आधार कार्ड तो वैलिड नहीं है एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये मामला। इलेक्शन से 2 महीना पहले, इलेक्शन से 2 महीना पहले इलेक्टोरल लिस्ट, वोटर लिस्ट को रिवाइज करना इज नॉट गुड, ऐसा अपोजिशन बोलती है, विरोधी पार्टी। विरोधी पार्टियां बोलती हैं ये इलेक्शन कमीशन, ये बीजेपी की कठपुतली है, ये जानबूझ के इन्होंने ऐसी एक्सरसाइज शुरू की है कि अगर आपने वोट अपना बनवाना है, वोट पक्का करना है, तो ये प्रूफ दो। अब देखो बिहार में 8-9 करोड़ लोगों में से 50% लोग बाहर रहते हैं, 4-5 करोड़ लोग बाहर हैं। वो स्पेशल अपने घर में आएंगे क्या वोट बनवाने? और वो उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, आधार ये वो कुछ, वो होते हैं किसी के पास, नहीं होते, कोई ना कोई कमियां निकाल देते हैं, ऐसे ना। फिर कर कर क्यों रहे हैं जानबूझ के ये? बेसिकली थोड़ा मुस्लिम इमिग्रेशन है वहां ज्यादा, मुस्लिम आके बस गए हैं। तो एनआरसी एक चीज हुई थी, ध्यान है आपको? एनआरसी, एनआरसी में एक काइंड ऑफ सिटीजनशिप का कंसेप्ट था। तो ये डर बैठा दिया है कि जिन लोगों का जन्म यहाँ नहीं हुआ, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो जो लोग बाहर से आए होंगे, इमिग्रेट करके आए हैं, उनको डर हो जाता है, वो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो कभी बीजेपी को वोट देते नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि बीजेपी ये करवाती है, अपोजिशन वाले इल्जाम लगाते हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारा तो कुछ रोल है ही नहीं इसमें, ये तो इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वही काम करती है। अपोजिशन कहती है कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, तुमने सारी बॉडीज को की गर्दन मरोड़ रखी है, जो तुम चाहते हो वैसे ही करती है। भी बिहार के सारे अनपढ़ वोटर्स हैं, किसी पर कोई कागज है नहीं है, तो इससे तो आप गड़बड़ कर रहे हो। अगर करनी है ये एक्सरसाइज तो साल पहले कर लेते, टाइम देते। अभी किसी का नाम आपने काट दिया, फिर वो अपील करेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन अपील करने जाएगा, किसको ऐसे वोट की टेंशन रहती है? नहीं वोट बना रहे तो ना बनाओ भी, और क्या, जाओ मैं तो अपना काम करूं, मजदूरी करूं, दिहाड़ी करूं। तो ये वो सेंस है, उस सेंस में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, ये वाली बात है बस, है ना। तो अपोजिशन है वो चिल्लाती है। बिहार में जो अपोजिशन है ये थोड़ी कांग्रेस टाइप की है, कांग्रेस आरजेडी लालू वो इकट्ठे महागठबंधन बोलते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी और जेडीयू है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है। तो रूलिंग पार्टी पर इल्जाम लगता है कि वो इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा हाईजैक कर लेती है, इलेक्शन कमीशन को, और उसको बोलती है ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे लोग वोट लिस्ट से नाम निकाल दे। दिल्ली इलेक्शन हुए थे तब भी ये झगड़ा पड़ा था, वोटर लिस्ट में नाम गायब कर रहे थे, ऐसा इल्जाम लगाया आम आदमी पार्टी वालों ने बीजेपी वालों पे। ऐसी बात महाराष्ट्र में भी ये बातें उठती थी। तो ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऐसी कोई बात हो तो ट्रांसपेरेंट रखे, सबके सामने बात रखी भी, देखो ये तरीका है, ये देखो मैं कुछ कर ही नहीं रहे, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, ये मतलब है। चलो और। कल सर ब्रिक्स समिट भी हुआ था। हाँ ब्रिक्स समिट भी हुआ था।
चलो बढ़ जाए आगे, आ जाओ, छोड़ दो इसको। हम कर रहे थे प्रेम्बल। प्रेम्बल का हमने लिखना है नेचर। देखो, ध्यान से सुनो। अभी तक हमने जाना प्रियम्बल क्या होता है, संविधान का पहला पेज, पूरा संविधान, भारत को चलाने वाला, कानून की किताब, जिससे पूरा देश चलेगा, पूरा भारत चलेगा, उसको चलाने वाला कानून की किताब इस संविधान। वो संविधान जो हमारे फ्रीडम में फाइटर्स, डॉक्टर अंबेडकर, पटेल, नेहरू, ऐसे लोगों ने मिलके बनाया। उनकी बुद्धिमता, उनकी बुद्धि सारी एक्सप्रेस होती है पूरे संविधान में। वो क्या चाहते थे, हमारा देश कैसा बने। उस पूरे संविधान का निचोड़, फिलॉसफी इज प्रियम्बल, पहला पेज, इंट्रोडक्शन। तो प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द होल फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज सोल, आत्मा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा संविधान खो जाए, कोई बात नहीं, खो जाए, प्रियम्बल का एक पेज हमारे पास है, तो उससे हम फिर से नया संविधान बना लेंगे। क्योंकि संविधान की सोच, फिलॉसफी तो हमारे पास है ना प्रियम्बल के रूप में। हाँ, तो प्रियम्बल कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आइडियल्स, आदर्श क्या है हमारे संविधान के, कि हम सोवरन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक। और एस्पायर क्या करते हैं, इच्छा क्या है हमारी, कि जस्टिस हो, न्याय मिले सबको, इक्वालिटी हो, समानता हो, लिबर्टी हो, छूट हो, आजादियां हो, और देश की एकता अखंडता मजबूत बनी रहे, इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे। ये हम अपने प्रियम्बल में चाहते हैं। अब ये प्रियम्बल, संविधान का पहला पेज, सवाल ये खड़ा हुआ, क्या ये संविधान का हिस्सा है? शुरू शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर आप इसको निकाल भी दोगे संविधान से, तो संविधान फिर भी यूं का यूं खड़ा रहेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा और बोला नहीं नहीं, ये तो संविधान का हिस्सा है। प्रेम्बल तो संविधान का हिस्सा माना जाता है। और अगर ये संविधान का हिस्सा है, तो जैसे संविधान को हम अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हम प्रेम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था प्रियम्बल मदद करता है हमें बताने में कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या था। इक्वालिटी से एग्जांपल दिया था। इक्वालिटी शब्द को समझना है, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी, तो कहां से पढ़ें, कहां से समझें? प्रियम्बल से। प्रियम्बल बताता है कि इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या है, क्योंकि प्रियम्बल में इक्वालिटी के सामने लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओ, ये है असली मीनिंग। ये था डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में इक्वालिटी लिखते हुए, ये था नेहरू जी के दिमाग में लिखते हुए। हाँ, तो उनका दिमाग खोलने की चाबी इस प्रियम्बल। कोई भी दुविधा है, डाउट है, एम्बिग्युटी है, क्लैरिटी नहीं है, वो दूर करने के लिए, दुविधा दूर करने के लिए हम प्रेम्बल की मदद लेते हैं। प्रेम्बल तू बता इसका क्या मीनिंग होना चाहिए। ये काम है प्रेम्बल का। ध्यान रहे, प्रियम्बल किसी भी अंग को ना पावर देता है, ना पावर छीनता है। हम जानते हैं संविधान एस्टेब्लिशेस 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन है। ये तीनों ऑर्गन, तीनों अंग अपनी अपनी शक्तियां अपने अपने आगे लिखे हुए प्रोविजंस से लेते हैं। प्रियम्बल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, प्रियम्बल तो तब आएगा सीन में जब इसके प्रोविजन को पढ़ने में को डाउट हो जाएगा। फिर बोलेंगे प्रियम्बल तू बताओ इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अच्छा, हम जानते हैं संविधान जब बना, संविधान में 395 आर्टिकल थे।
आर्टिकल नंबरिंग 1 2 3 4, 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन होती हैं, बाद में डाली होती हैं। और 22, मेरे ख्याल 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। पार्ट्स में बांटा होता है, हिस्सों में बस। तो लेजिस्लेचर पार्ट 6, एग्जीक्यूटिव पार्ट 5, ऐसे पार्ट 5 पार्ट 6 ऐसे पार्ट बनाए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, ऐसे पार्ट पार्ट, राइट। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, ये सरकार के अंग हैं, ये अपनी शक्तियां कहाँ से लेते हैं? भाई ये पार्ट 4 में है, पार्ट 5 में है, पार्ट 6 में है, ये यहीं से लेगा शक्तियां। वहां जो आर्टिकल लिखे गए, प्रेम्बल से कुछ नहीं लेगा शक्तियां। तो प्रेम्बल ना किसी को शक्तियां देता है, ना किसी की शक्तियां कम करता है, ये ध्यान रहे। लिखिए, इट डज नॉट कन्फर substantive powers to three arms of the government. Full stop. They derive their powers from respective provisions comma like नीचे ए एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव सर लिखो एग्जीक्यूटिव डैश फ्रॉम चैप्टर 1 पार्ट 5। ये आगे आगे पढ़ेंगे हम सारे। नीचे लेजिस्लेचर चैप्टर 2 पार्ट 5। नीचे जुडिशरी चैप्टर 4 पार्ट 5। नीचे लिखो प्रियम्बल डज नॉट लिमिट को अंडरलाइन करो द पावर्स ऑफ legislature, executive and judiciary. प्रेम्बल ना तो किसी अंग को पावर देता है, ना उसकी पावर कम करता है। प्रेम्बल कहते हैं पावर देखनी है आगे देखो जो प्रोविजन वहां है। प्रेम्बल कहते हैं मेरा रोल तब है जब किसी भी प्रोविजन को, प्रावधान को, जो कानून है, लॉ है, उसको पढ़ने में अगर डाउट आए तब मेरे पास आना। अगर डाउट नहीं है फिर नहीं आना मेरे पास। मान लो, और ये भी कहता है प्रेम्बल कि संविधान में कोई बात क्लियरली लिखी गई है, साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तुम प्रियम्बल का सहारा लेके उसको ओवरराइड नहीं करोगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात जहां लिखी गई है, वहां साफ साफ लिखा है कि रिजर्वेशन हमारे देश में नहीं होगी। और प्रियम्बल में जहां इक्वालिटी लिखा है उसके सामने लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब अगर ये नहीं होता
तो हमने इक्वालिटी का मीनिंग क्या निकाला कि समान अवसर देने के लिए हम रिजर्वेशन कर सकते। ठीक है बात यहां तक अनिशा? ठीक है क्या? ठीक है, समझाओ। तो आर्टिकल में लिखा होता है कि रिजर्वेशन मिल रही है, तो हम लोग इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज भी बता सकते हैं क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है तो रिजर्वेशन जैसा है। वेरी गुड। अब अगर ये लिखा हो कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो क्या हम इसका सहारा लेके रिजर्वेशन दे सकते हैं? ना। जो क्लियर बात यहां लिखी गई है रिजर्वेशन नहीं देनी, तुम प्रियम्बल से इंटरप्रेट करके फिर बोलो ये रिजर्वेशन देनी है? ना 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 ना। प्रियम्बल की हेल्प तब लेनी है जब यहाँ कोई डाउटफुल बात हो। यहाँ डाउटफुल है ही नहीं, साफ लिखा नो रिजर्वेशन। फिर तुम प्रियम्बल का सहारा लेके कहते जी देखो अपॉर्चुनिटी की अब समानता देनी है, इसे रिजर्वेशन दे रहे हैं। भाई संविधान मना कर रहा है। अगर संविधान ने कोई बात क्लियरली मना की है तो प्रियम्बल का सहारा लेके तुम संविधान की बात को निगेट, नलीफाई नहीं करोगे, नकारोगे नहीं। हाँ, प्रियम्बल तो तब यूज में आएगा जब यहां कुछ कहा नहीं गया। ठीक है बात? लिखो, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक, ब्रैकेट में लिखो क्लियर, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ दो, इफ अ क्लैश happens between preamble and clear provisions, comma, then clear provisions will dominate or prevail. नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, comma उल्टा comma, inverted comma, preamble may be used to remove any ambiguity 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 होता है नॉट क्लियर, मीनिंग जब क्लियर नहीं होता उसको एम्बिगुअस बोलते हैं, एम्बिग्विटी, विच में surround an article. Full stop. And interpretation that goes with or conforms, conforms with preamble shall be preferred. ठीक है जी। भी किसी भी आर्टिकल में दुविधा हो तो उसको ऐसे इंटरप्रेट करो जो प्रेम्बल के साथ जाए बात, लाइन छोड़ के हेडिंग बनाओ, पर्पसेस।
नीचे डैश, preamble declares that constitution derives its powers from the people ठीक है ये बात, ध्यान से पढ़ो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, शार्प लड़की हो तुम, थोड़ा ध्यान दो भाई। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं, सारी पावर कहां से आई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। लास्ट में क्या है? गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, खुद को ये संविधान समर्पित करते हैं। तो हे कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी अथॉरिटी जो तेरे अंदर है तुझे किसने दी? हमने दी, लोगों से आई है अथॉरिटी। वी द पीपल से शुरू होता है ना, लिखिए, एंड सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी enjoyed by the people, enjoyed by constitution, emanates, emanates, emanates from the people, नीचे लिखो, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो हेल्ड, comma inverted comma, constitution emanates from the people, लोगों से आई है। full stop, it is a conclusive assumption and legal fiction and cannot be questioned in any court of law। इसका मतलब क्या है? पहले मतलब समझ लो, फिर पढ़ना, फिर वो अच्छे समझ आएगा। मैंने लिखवा दिया अभी आप। संविधान हमारा किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा में कौन था? 389 मेंबर्स। कहां से आए थे? इलेक्शंस कितना पास आउट हो गया एमएलए से, अब शाबाश शाबाश, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, वेरी गुड। संविधान हम बनाएंगे, हम राजा हैं, हम मालिक हैं। तो आओ हम वोट डालते हैं, हमारे में से कौन जाएगा आगे संविधान बनाने। हम आदेश देते हैं, जनादेश, मैंडेट, जाओ संविधान बनाओ। पर ये संविधान सभा में जो लोग थे, उन्हें इस तरह का कोई आदेश नहीं था पहले। कहां से आए थे ये 389 मेंबर? अपने देश में आजादी से पहले इलेक्शंस होते थे, और वो इलेक्शंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर। अर्थात आजादी से पहले भी अपने देश में प्रोविंसेस होते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, ऐसे प्रोविंसेस होते थे। इनमें इलेक्शंस होते थे, अलग अलग प्रोविंसेस, इलेक्शंस।
इलेक्शन मतलब यहाँ पे एमएलए बनेंगे। हाँ, और 1945 में इलेक्शंस हुए थे इस एक्ट के आधार पर। तो 1945 में हमारे पास ऑलरेडी एमएलए थे। अब हमने बनानी है संविधान सभा। कब? 1946 में। या तो संविधान सभा के लिए हम फिर से इलेक्शन कराएं कि हे लोगों, अब तुम वोट डालो, भेजो आगे जो संविधान बनाएगा तुम्हारे लिए। हमने बोला नहीं, ये नहीं काम करते। हमने ऑलरेडी एमएलए चुने हुए हैं इस एक्ट के द्वारा। हम इन्हीं को बोल देते हैं, तुम ही हे असेंबलियों, तुम ही संविधान सभा के मेंबर चुन के भेज दो आगे। भाई हमने तो इनको एमएलए बनाया था, संविधान सभा का मेंबर थोड़ी बनाया था। इन्होंने अपने आप ही संविधान सभा के मेंबर बना दी। तो ये संविधान सभा क्या सच में लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है? ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। ये संविधान सभा क्या सच में लोगों की बॉडी है? क्वेश्चन खड़ा हो गया। फिर से सुनो, 1945 में आजादी से पहले हमारे देश में इलेक्शन हुए प्रांतों के, उसके एमएलए बने, समझ लो आप, एमएलए बने। 1946 में संविधान सभा के लिए हमें 389 मेंबर चुनने हैं। या तो हम फिर से इलेक्शंस करवाएं संविधान सभा के लिए, या ये एमएलए हैं ही सब जगह, इन्हीं को बोला तुम ही संविधान सभा के मेंबर चुन के भेज दो। तो संविधान सभा इनसे बन गई, बन गई। एक्चुअली इन एमएलए को जब हमने चुना था, इस काम के लिए थोड़े चुना था कि तुम संविधान सभा के लिए मेंबर चुनना। तो ये संविधान सभा के जो मेंबर आए, एक्चुअली वो हमारी इच्छा के अनुसार ना आए, एमएलए की इच्छा के अनुसार आए। तो क्या ये सच में लोगों की बॉडी है? ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लोगों की बॉडी तो नहीं है। प्लस और भी बात सुनो, जो प्रिंसली स्टेट से राजा रजवाड़े इस संविधान सभा में, प्रिंसली स्टेट्स से भी 90 के आसपास मेंबर्स आए थे। वो कौन थे? वो नॉमिनेटेड थे, राजा ने भेजे थे अपने बंदे। वो भी जनता की आवाज नहीं थे। तो संविधान बनाने के लिए ये जनता की आवाज, ये तो पूरी सूरी लग रही है, लग नहीं रही थी। फिर इस समय ये जो इलेक्शंस हुए थे, ये एमएलए थे। ये एमएलए भी तो वही थे जो अंग्रेजी राज के अंडर थे, अंग्रेजी तौर तरीके वाले थे। और उस वक्त वोटिंग राइट भी बड़ा लिमिटेड होता था। जिसकी इनकम अच्छी है, जिसकी एजुकेशन है, जिसका प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही वोट दे सकता था। तो बड़े क्रीम क्रीम टाइप लोग थे जो यहाँ आए थे। जो क्रीम लोगों ने वोट डाला था, इन लोगों को इन्होंने आगे संविधान सभा बनाई थी। तो देश की आवाज तो ना हुई है। हाँ, देश की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो ना हुई। फिर चलो जितना भी लिमिटेड फ्रेंचाइज था, लिमिटेड वोटिंग राइट था तब लोगों को, फिर भी जो आदेश इस जनता ने दिया था इन एमएलए को, वो तो एमएलए बनने के लिए था, संविधान सभा के लिए थोड़े दिया था। तो मैंडेट ही जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो इसलिए ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या संविधान सभा सच में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी? क्या संविधान सच में हमने बनाया है? क्या भारतीयता उसमें है? और सुप्रीम कोर्ट कहती है बात तुम्हारी ठीक है, पर इसको छेड़ नहीं सकते अब। इसलिए अब ये अज्यूम करो, कंक्लूसिव अजम्पशन है, लीगल फिक्शन है कि संविधान सभा हमने ही बनाई है। मैं फिर से संविधान सभा बना के फिर संविधान थोड़े बना सकते हैं। इसलिए हम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी मान लो, ये तो मानना ही पड़ेगा तुम्हें, और इसको दोबारा क्वेश्चन भी नहीं करना किसी ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि दोबारा ये कभी क्वेश्चन नहीं खड़ा होगा भारत के इतिहास में। अब लाइन पढ़ो, लास्ट वाले दो दिन क्या लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। पढ़ो पढ़ो।
ठीक है बात, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आ रही। हाँ जी, ऑनलाइन वालों ठीक है, साजिया बात समझ आई। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इट डिक्लेयर्स दैट पीपल आर द ultimate sovereigns of the country, अल्टीमेट राजा डेमोक्रेसी में कौन होता है? पीपल, हम ही राजा हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल, रूल ऑफ पीपल, हमारा राज, हम राजा हैं, हम मालिक हैं, अल्टीमेटली हम सोवरन हैं, किंग हैं। फिर प्रियम्बल बताता है कि हम किंग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, खुद को ये संविधान देते हैं। भाई पुराने जमाने में कानून कौन देता था? राजा। राजा बोलता था आज से ये कानून लागू होगा। अब राजा हम हैं, हम बोल रहे हैं, ये संविधान हम बना रहे हैं अपने लिए, हम दे रहे हैं अपने आप को, तो हम राजा हुए। यस। फिर संविधान के क्या आदर्श हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, वो सब भी प्रेम्बल में मेंशन्ड हैं। इट पोजेसेस, लिखो, इट पोजेसेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस of the people of this country. नीचे लिखो एस्पिरेशंस आर द गोल्स which are to be achieved through the means of ideals. ये हमारे आइडियल्स हैं, ये हमने सामने रखे हैं, इनको सामने रख के हम ये अचीव करना चाहते हैं। हम सोवरन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, ये सामने रख के हम अचीव करेंगे। सबको न्याय मिले, आजादी हो, बढ़िया जीवन जिए, हाँ, ये हमने अचीव करना है। ये आदर्श हैं, ये हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं अपने लोगों के लिए। फिर हमारा संविधान कब हमने अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया, है ना, लागू किया, लागू वाली डेट तो नहीं है इसमें, अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया यानी कानूनी रूप दिया, 26 नवंबर 1949, वो सब प्रेम्बल में लिखा है। अब देखो प्रेम्बल का पेज है आपके पास, सुनो, देखो नीचे लिखा है ऑन दिस डे अडॉप्ट एनेक्ट, है ना, एंड गिव टू आवरसेल्व्स। ठीक है रूबी, सुनो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर मैंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कहानी सुनो, कानून कैसे बनता है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। मान लो एक लोकसभा ही है बस, राज्यसभा छोड़ो। लोकसभा में जो दिल्ली में बैठती है, उसमें 543 मेंबर्स हैं। कहाँ से हैं? पूरे देश से चुन के हमने भेजे हैं, जाओ हमारे लिए अच्छे अच्छे कानून बनाओ, कानून बनाओ, है ना। हम वोट डालते हैं, जाओ मेंबर बनो,
किसके? पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। जाओ तुम MP बनो। कोई तो ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ। काम क्या करूं? अरे लेजिस्लेचर में जा रहे हो, लॉ मेकिंग है, जाके कानून बनाना। कौन सा कानून बनाऊं? जो जो जरूरत पड़ेगी अच्छे अच्छे कानून बनाना। ये बहुत गर्मी बढ़ रही है भैया, कोई कानून बनाओ अच्छा सा कि सबको बिजली मिले, बिजली कट ना हो, ऐसे कोई भी अच्छे अच्छे कानून। एजुकेशन पे बनाओ, हेल्थ पे बनाओ, सड़कों पे बनाओ, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी बनाओ। हाँ, पोल्यूशन पे बनाओ, कानून बनाओ। तो गए भाई साहब, वहां जाके उन्होंने हाथ खड़ा किया जी मैंने कानून बनाना है। तो पूरे लोकसभा को चलाने का एक क्लास का मॉनिटर होता है, उसको बोलते हैं स्पीकर। तो स्पीकर बोलता है भाई साहब ऐसे नहीं होता, हाथ खड़े हुए कानून बनाना, एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जो तुम कानून बनाना चाहते हो वो कागज में लिख के आओ, कच्चे में। ऐसा होता नहीं तरीका, मैं आपको वैसी कहानी सुना रहा हूँ। तो कच्चे कागज में लिख के लाओ क्या चाहते हो। तो ठीक है जी। अगले दिन वो कच्चे कागज में लिख के आया, मैं चाहता हूँ अपने देश में जितनी भी लड़कियां 10th क्लास पास कर जाएं, सबको एक एक स्कूटी दे दी जाए। नंबर 2, उन लड़कियों को स्कूटी दे दी जाए जिनकी अटेंडेंस 80% से ज्यादा हो। नंबर 3, उनको दे दी जाए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो। नंबर 4, 100 रुपए का रोजाना का पेट्रोल भी दे दिया जाए। नंबर 5, एक लैपटॉप भी दिया जाए। नंबर 6 ये, नंबर 7 वो। ऐसी बातें बोले। तो उन्होंने खड़े होकर बोला देखो जी मैं कानून बनाना चाहता हूँ, ये कागज लेके आऊं, ये देखो। वो जो कागज लेके आए हैं उसको कहते हैं बिल। बिल उन्होंने पेश किया, एक एक कॉपी सबको दे दी, देखो जी मैं एक कानून लाया, पढ़ के देखो, सही है ना, सही है ना। कोई उठ के बोलते अरे 80% वाली कंडीशन ठीक नहीं है भैया, गांव के बच्चे 80% स्कूल नहीं लगा सकते, तो इसको 70% करो। तो बिल को अमेंड कर दो, चेंज कर दो। फिर किसी ने उठ के बोला 100 रुपये रोजाना पेट्रोल ज्यादा है भैया, लड़कियां तो घूमती रहेंगी साथ में स्कूटी पे। हाँ तो क्या करें, एक वीक का 100 रुपये दे दो। हाँ चलो ठीक है। और 80% वाली चलो कुछ, लैपटॉप, लैपटॉप भी ठीक नहीं है, पहले कंप्यूटर स्कूल्स खोलो, एजुकेशन दो, तब लैपटॉप दो। ऐसी बातें हो रही हैं। फाइनली किसी बात पे सेटल हो गए, वो ये ठीक है, चलो इस पर वोटिंग करो सारे। सब मानते हो? तो सबने वोटिंग की। आधे से ज्यादा लोग अगर उसको हाँ भर दें, इसका मतलब वो बिल पास हो गया। वो बिल पास होके दूसरे हाउस में जाएगा, राज्यसभा में। वहां भी यही प्रोसीजर चलेगा। बताओ जी ये बिल है, इसमें कुछ चेंज तो नहीं करना, ये वो टाइप कर डिस्कशन कर आके से बातचीत भी, विचार भी होंगे कि अपने देश में लड़कियां, खड़े होकर मंत्री जी बोलेंगे, कोई बोलेगा मेंबर कि अपने देश में लड़कियों का ये हाल है, वो हाल है, उनको ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प चाहिए, ऐसी ऐसी बातें चलेंगी। पूरा देश देख रहा है ना, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा। तो पंचायत में बातें चल रही हैं, विचार चल रहे हैं। फिर मान लो राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति लगाएंगे उस पर मोहर, ठप्पा, साइन, तब वो बन जाएगा एक्ट। बिल बन गया एक्ट। एक होगा उसका नाम, गर्ल्स स्कूटी एक्ट 2025, कुछ भी हो सकता है। और ट्रंप वाले बिल का क्या नाम है? वन बिग ब्यूटीफुल बिल। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, हम भी दे सकते हैं। गर्ल्स पास 10th, स्कूटी, पेट्रोल, लैपटॉप बिल, फिर वो बन जाएगा एक्ट 2025। ये बन गया कानून देश में। ऐसे कानून बनता है। कल को कानून को बदलना है, कौन बदले? जिसने बनाया वही बदले। बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। तो ये पार्लियामेंट कुछ चेंज कर दे। अब लैपटॉप की जरूरत नहीं है, जमाना बदल गया। अब तुम वो कौन सा होता है छोटा, टैब दे दो, टैब। तो कानून आया सबके लैपटॉप वापिस लो, टैब दे दो, साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी दो। एज इज, दैट इज एक्ट, राइट। अब एक्ट बनाना, असेंबल करना, एनसेंबल, इसी से ईएन लगता है, जिसके आगे वर्ड और बताओ। एनेबल करना, एबल, एनेबल,
जैसे एक्ट, एनेक्ट, एक्ट इज नाउन, एक्ट तो एक्ट है, उसको बनाना, एनेक्ट करना इज वर्ब, क्रिया है। बस। अब एक्ट को लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, लॉ भी बोलते हैं, एनेक्टमेंट भी बोलते हैं, एक्ट भी बोलते हैं, एक ही बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट कंटेन्स enacting clause that is 26th November 1949 dash adopted and enacted, इसी के साथ डैश लगा, इस डेट को अडॉप्ट और एनेक्ट हुआ था। भाई हमने अडॉप्ट करके रख लिया, भाई हम केक ले आए, बर्थडे कल है, काटेंगे कल, केक आ गया घर में। हाँ, देखो, एक्ट बनाने के बाद भी, लागू करने के बाद भी, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद भी एक्ट तो बन गया, एनेक्ट तो बन गया, पर वो देश में लागू तब होता है जब उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। एक स्टेप और होता है। तो एनेक्ट तो हो गया ये, पर लागू हमने 2 महीने बाद करना है, यानी कि लेजिस्लेटिव एक्टिविटी तो कर ली हमने पूरी, लागू 2 महीने बाद करेंगे। तो 2 महीने बाद संविधान अपना चालू हो गया, शुरू हो गया, ये मतलब कानून शुरू हो गया। अब हेडिंग बनाओ, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पंचिका बताएगी कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट होना चाहिए। पार्टी हुआ, क्या कहती है? नीचे कुछ नहीं लिखा बेटा, अगर मुझे सुना। मैंने पूछा है कि जो प्रियम्बल है क्या वो संविधान का हिस्सा है? क्या लगता है? लगता है, ये है, लगता ही है। जितनी बातें हम कर रहे हो, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल उसका पार्ट ही होना है, लगता तो यही है ना? है। तो पहले मुकदमे, एक मुकदमा हुआ इसके ऊपर, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। क्यों? वो कहता है कि प्रियम्बल अगर खो जाए तो संविधान तो यूं क्यों खड़ा रहेगा? हाँ, खड़ा रहेगा। तो समय प्रियम्बल के होने ना होने से संविधान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ तो लिखो, ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू, पारंपरिक विचार, व्यू, अंडरलाइन, डैश, preamble is not a part of constitution because if it is dropped, comma, constitution would continue to function and would lose nothing उसको। This was held by Supreme Court
इन, री, आर ई, कोमा, बेरुबारी यूनियन केस 1961। सुनो, कोई भी केस होता है, आपने ऐसे सुना है ना, फलाना वर्सेस फलाना। इसमें फलाना वर्सेस फलाना तो नहीं है, इसमें तो री है। री का मतलब होता है रेफरेंस। ये वो केसेस होते हैं जब सरकार कोई भी मसला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करती है और उसका ओपिनियन मांगती है, उसको रेफरेंस केस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जोरिसडिक्शन आर्टिकल 143 में ये आता है। अभी तक 14-15 बार सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी मसले पर एडवाइस देने से इनकार भी कर सकती है। बाबरी मस्जिद वाले मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मना कर दिया, भाई तुम अपने आप देखो मस्जिद किसकी है, क्या लेना देना, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होते। इसको एडवाइज, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, एडवाइस देने का अधिकार ही उसमें आती है। हम आगे पढ़ेंगे, सारी बातें आएंगी आगे, है ना। अभी आगे थोड़ा मैंने बता दिया। नीचे लिखो मॉडर्न व्यू। अंडरलाइन, डैश, preamble is part of constitution। नीचे इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये जो केस है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसको फंडामेंटल राइट्स केस भी बोलते हैं, अभी मैं लिखवा दूंगा। केशवानंद भारती, इसमें भयंकर, सुप्रीम कोर्ट ने भयंकर चीजें सेटल की थी। मुद्दे ये खड़े हुए थे कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टाइम बाद चीजें सेटल की थी इसमें, और उसके बाद से सेटल हो गई। इसलिए केशवानंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस केस का नाम लिखा, जो केस का नाम लिखा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं केस की साइटेशन। तो केस की साइटेशन हमने क्या लिखी, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। पूरी साइटेशन होता है एड्रेस काइंड ऑफ। इसकी और भी एड्रेस होता है, AIR 1792, 1415 ऐसे। AIR होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर। जो आपने वकीलों की लाइब्रेरी में मोटी मोटी किताबें देखी, तो हम तो सोचते हैं ना वकीलों ने इतनी पढ़ी होती है किताब, ये पढ़ने वाली नहीं होती। ये सारी किताबों में केस लॉज होते हैं, जो जो केस हुए हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब ये वाला केस है केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973, 1415। तो मुझे AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, तो हर साल के AIR रखे होते हैं वहां पे, AIR। तो अब 1973 वाला निकाला होगा, इसमें पेज नंबर 1415 खोल के देखोगे, केशव भारती केस की सारी डिटेल आ जाएगी। तो वकील ने जब मुकदमा लड़ना होता है, तो पिछली जजमेंट्स को ध्यान से पढ़ता है। पिछले एस्टेब्लिश जजमेंट्स को प्रेसिडेंट कहते हैं। ऊपर पेज के ऊपर लिखो प्रेसिडेंट, PRECE, PRECEDENT। हिंदी में इसको बोलते हैं मिसाल, न्यायिक मिसाल। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब न्यायिक मिसाल। साथ लिखो अनप्रेसिडेंटेड।
अनप्रेसिडेंटेड, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। अगर मैं बोलूं कि चंडीगढ़ में अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं, इसका अर्थ क्या है? पहले कभी ऐसी किसी कोई मिसाल ही नहीं है। कितनी बारिश होगी इस बार तो, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स, इसका अर्थ ये है। जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी जुडिशरी, तूने कोई ऐसा फैसला पहले दिया है, कोई मिसाल है क्या? प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं। तो केशवानंद भारती केस के कोई भी वकीलों के पास जो सारे रखे होते हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर, उसमें प्रेसिडेंट ढूंढते होते, ऐसी कोई मिसाल है क्या पहले? फिर ऐसी कोई मिसाल होगी तो मैं बोलूँ जज साहब देखो फलाने फलाने मसले में आपने ये फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, ये सेम चीजें हैं, तो आप यही फैसला सुनाओ मेरे हक में। उसको प्रेसिडेंट बोलते। देखो नीचे, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, ओवर रूल्ड, एससी, सुप्रीम कोर्ट एससी ओवर रूल्ड its earlier decision and held that preamble is part of constitution and hence, और इसलिए, and hence can be amended by parliament. नीचे लिखो 42nd Amendment Act 1976 amended the preamble and added 3 words. नीचे लिखो socialist, secular, integrity. राइट। अब प्रेम्बल वाली शीट निकालो, उसमें तीनों वर्ड्स देखो, तीनों को अंडरलाइन कर लो। सुनो, बहुत सी कहानियां हैं, मैं आपको धीरे धीरे सुनाना चाहता हूँ, है ना? और आप पूछ लेते हो तो मैं तो सुन लो, अभी सुन लो। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और बांग्लादेश को आजाद कराया। इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले इंदिरा गांधी वॉज अंडर द शैडो ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर्स। शी नेवर स्पोक मच, ज्यादा बोलती नहीं थी। reluctant kind of lady she was, and she was labeled as गूंगी गुड़िया. Indira Gandhi was called as गूंगी गुड़िया by the senior leaders Congress के. Actually those were the leaders who wanted to grab power from her hands. वो खुद पावर चाहते थे, इसलिए इंदिरा गांधी वैसे लेबल करते थे, कुछ नहीं है तो नेहरू की बेटी है, कुछ नहीं आता जाता, हम सीनियर हैं। सीनियर थे उस टाइम, थे भी सच में, तो उनको तकलीफ भी थी, नेहरू की बेटी कैसे बना दी भैया पीएम, हम है ना बड़े, कोई परिवारवाद थोड़ी चलेगा। 1971 वॉर में इंदिरा गांधी शोड स्टीली रिजॉल्व
to counter Pakistan, and Bangladesh was liberated. बांग्लादेश आजाद कराया इंदिरा गांधी ने सॉलिड होके. Then she was renamed as Durga. The गूंगी गुड़िया transformed herself into Durga. That was the time. फिर देश में इलेक्शंस हुए. उन इलेक्शंस में इट वाज अलेज्ड, इल्जाम लगाया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस किए. उस जमाने में बूथ कैप्चरिंग ये वो बहुत होते थे. इंदिरा गांधी ने बूथ कैप्चरिंग की है और गलत तरीके से इलेक्शन जीती है. तो उनके इलेक्शंस के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, फैसला आना था. इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया. इलेक्शन वो लड़ती थी बरेली से या अमेठी, ये वाला एरिया से, बरेली था शायद, जहां सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ती हैं. फैसला आया अगेंस्ट इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी ने गलत तरीके इस्तेमाल किए और उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए. पद छोड़ देने का मतलब, एमपी वाला पद छोड़ने का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगी. इन द मीन टाइम देश में भयंकर उथल पुथल, वोलेटिलिटी थी बहुत ज्यादा. इन द ईयर 1973 oil prices rose very sharply. They rose up to around 300%. ऑयल के दाम, तेल के दाम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए और देश में भयंकर महंगाई का आलम था. इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया तेल, डॉलर होते नहीं थे, एक्सपोर्ट हम कुछ करते नहीं थे. एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू भी किया. डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होती है? करेंसी का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए. ये बात कल छेड़ना मेरे साथ, अलग स्टोरी है, सुनाऊंगा. तो देश में खतरनाक माहौल था. तभी देश में जेपी आंदोलन चला. जयप्रकाश नारायण एक पुराने गांधीयन स्टॉलवॉर्ट थे, धुरंधर, who had participated in Quit India movement in 1942 before independence. उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी. अराउंड 75-80 ईयर्स ओल्ड थे वो, पर राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहते थे. लेकिन जब देश के हालात बिगड़ गए, इंदिरा गांधी से चीजें ना संभली, वो सड़कों पे उतर आए. ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए इंदिरा गांधी के खिलाफ. और आप इंटरेस्टिंगली, ये प्रोटेस्ट शुरू हुए गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में एक मेस से. जब मेस के ठेकेदार ने खाना अच्छा नहीं खिलाया, खाना बुरा, तो उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया. वो प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते सड़कों पे आ गया. फिर वो बिहार चला गया और पूरे देश में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू. महंगाई, करप्शन, इससे दुनिया, भारत की जनता परेशान थी और तोड़फोड़ शुरू होगी बहुत ज्यादा. सड़कों पे उतर आई अपोजिशन सारी. नारे लगे देश में, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश. उथल पुथल हो गई. तब ऐसा लगा जैसे देश के कुछ कुछ हिस्सों में ज्यादा भयंकर उथल पुथल हो गई है. तो इंदिरा 1975 में 25 जून 1975 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला साथ ही साथ आ गया, दंगे भी चल रहे थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि इंदिरा गांधी को पद छोड़ना पड़ेगा. तो इंदिरा गांधी के एडवाइजर ने समझाया कि पद मत छोड़ो मैडम, ये देखो संविधान में प्रोविजन है, आप इमरजेंसी लगा दो. तब उन्होंने इमरजेंसी लगाई लगभग 20 महीने के लिए और सारे अपोजिशन लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया. अभी जो हम 50वीं जयंती मना रहे थे उसकी, इमरजेंसी की, तो पेपर में बहुत आर्टिकल आ रहे थे इसको लेके, इमरजेंसी को लेके. इमरजेंसी लगने का मतलब होता है डेमोक्रेटिक फ्रीडम हमारी फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड हो जाते हैं, कर्टेल हो जाते हैं, राइट्स कम हो जाते हैं. इमरजेंसी वाला फेज इज कंसीडर्ड ब्लैक चैप्टर इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ द कंट्री.
अत्याचार किए गए, जबरदस्ती की गई। संजय गांधी बिकेम वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर, सन ऑफ इंदिरा गांधी। वो मारुति के साथ, जापानी मारुति तब नई नई आ रही थी, मारुति गाड़ियां, फैक्ट्री थी, संजय गांधी की भागीदारी थी। तो उस रास्ते में वो जाते थे, वहां पे रास्ते में स्लम्स वगैरह बहुत थे, तो उसको अखरते थे। तो बुलडोजर ला के स्लम्स वगैरह उखाड़ दिए, लाल किले के आसपास सफाई करवा दी, घर भर दुकानें उकानें तोड़ दी, इंक्रोचमेंट्स हटा दी। डंडे से देश चलने लगा। हिंदुस्तान में ट्रेन कभी टाइम पे नहीं आती थी, उन 20 महीनों में कभी कोई ट्रेन लेट नहीं हुई, सब टाइम पे दफ्तर आने लग गए। तो इन सेंस इट वाज गुड। पॉपुलेशन एक भयंकर समस्या थी उस जमाने में। कोई पुरानी फिल्म में देखोगे, राज कपूर ये वो, तो दीवारों पे लिखा था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इससे बातें बहुत लिखी होती। पॉपुलेशन भयंकर समस्या थी, और पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक वेसेक्टोमी होती है, मेल्स में एक मेल्स को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद बच्चे नहीं होते। पॉपुलेशन कंट्रोल करने, बर्थ कंट्रोल करने के लिए मेल्स की जबरदस्ती पकड़ पकड़े वेसेक्टोमी की, जिनके 2 बच्चे हो गए बस खत्म भैया, तुम वेसेक्टोमी करो, तुम्हारा नसबंदी कहते हैं हिंदी में। 2 बच्चे जबरदस्ती कर, मैं चाहता हूँ मेरे 3 हो, मेरे 4 हो ना, 2। टारगेट्स दिए गए, जिसको पकड़े एक भी बच्चा था उसकी भी कर दी, जिसकी शादी हुई थी एक भी बच्चा नहीं था उसकी भी कर दी, जिसकी शादी नहीं भी हुई थी उसकी भी कर दी। जब ऐसा भारत जैसे देश में होगा तो भारत कहाँ माफ करे। तो इस तरह से उस दौरान लो आम जनता पर थोड़े बहुत तकलीफें उन्होंने डाली, ये माना जाता है इमरजेंसी के दौरान। दैट वाज द फेज ऑफ इमरजेंसी। फिर 1977 में इमरजेंसी हटा दी गई, फिर इलेक्शन हुए, फिर जनता पार्टी पावर में, फिर अगली लंबी कहानी है। 1976 में, अब 75 में तो इमरजेंसी लगी, 76 में ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द डाले इमरजेंसी के दौरान ही। इस वक्त क्योंकि देश के अलग अलग जगहों पे उथल पुथल हो रही थी कि देश के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, मैं बचाना चाहती हूँ देश को, ये अलग अलग दंगाई हैं, टुकड़े कर देंगे देश के, इसलिए इंटीग्रिटी शब्द इसमें डाला गया। इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए मैं अगर डंडा भी इस्तेमाल करूं तो प्रेम्बल से मुझे जस्टिफिकेशन मिले, प्रेम्बल जस्टिफाई करे मेरे उस एक्ट को, इंटीग्रिटी बचाने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। दैट इज वाई द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड टू प्रेम्बल। नहीं नहीं नहीं, यूनिटी आपकी और मेरी है, देशवासियों की है। इंटीग्रिटी एरिया की है, एरिया जुड़ा रहे, अखंड, खंड खंड ना हो। देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो यूनिटी नहीं टूटी, देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, यूनिटी नहीं टूटी, अखंडता टूट गई। खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, अखंड, बिना टुकड़ा, ये मतलब है। दैट इज इंटीग्रिटी, दैट इज व्हाई इंटीग्रिटी वाज एडेड, राइट। चलो, बस करें। फिर 1977 में जनता पार्टी केम टू पावर, अपोजिशन। अब देशवासी तो नाराज थे इंदिरा गांधी से, तो इलेक्शन कराए, तो इंदिरा गांधी को हराया बुरी तरह से, फिर भी इतनी बुरी तरह से नहीं, हार गई। नॉर्थ इंडिया में हारी ज्यादा, साउथ इंडिया में जीती। फिर भी 170-75 सीटें थी इंदिरा गांधी के, कांग्रेस के पास 170-75। आज कितनी है कांग्रेस के पास? 99। इससे पिछली बार कितनी थी? 50। उससे पिछली बार राहुल गांधी 44। मतलब जब इंदिरा गांधी की बुरी हार हुई थी तब भी कांग्रेस के पास अराउंड 170-80 सीटें थी। राहुल गांधी के टाइम 44 रह गई, फिर अगली बार 50, इस बार 99 आई है। 99 में भी कांग्रेस ये फील कर रही है इस बार हम जीत गए, जीत गए। हाल तो बुरा ही है, फेल होना था 40% आ गए, वो हाल है। 33 में आ रहे थे, 40 आ गए तो आदमी खुश हो गया। तो 70 में अपोजिशन
जीत गई। अब अपोजिशन को एक सॉलिड पार्टी नहीं थी अपने देश में, छोटी छोटी पार्टियां थी। छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन किया, मिलीजुली सरकार बना ली। अब मिलीजुली सरकार में सब महत्वाकांक्षी होते हैं। मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, तुम क्यों बनोगी, मैं बनूंगा। थोड़े दिन तुम बन लो, थोड़े दिन मैं बन जाऊं। तो झगड़े शुरू हो गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन चौधरी चरण सिंह ही वांटेड कि मैं बनूं। तो थोड़े दिन मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने रहे, कांग्रेस अपोजिशन में बैठी रही, देखती रही इन तमाशे। थोड़े दिन बाद कांग्रेस ने चरण सिंह को लगाया, इंस्टिगेट किया, तू भी बनना चाहिए, बनना। चरण सिंह कह रहे क्या करे जी, मेरा नंबर नहीं है पूरा। नंबर क्या, हम करेंगे सपोर्ट, तो खींच इसकी सरकार मोरारजी देसाई की। तो चरण सिंह को उंगली लगाई उन्होंने, भड़काया। चरण सिंह ने विद्रोह कर दिया अपने अपनों के साथ, अलग ग्रुप बना लिया। कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया, चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। 4 महीने बाद कांग्रेस ने चरण सिंह के नीचे से चादर खींच दी, धड़ाम गिरे। फिर इलेक्शन हुए देश में। देश को समझ आ गया 1980 में कि भैया इंदिरा गांधी के बिना गुजारा नहीं। इंदिरा गांधी फिर जबरदस्त मेजोरिटी से जीत के आई 1980 में। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिस दिन 31 अक्टूबर 1984 शाम को अंतिम संस्कार से पहले राजीव गांधी को शपथ दिला दी, वो प्रधानमंत्री बन गया। इससे पहले संजय गांधी 1980 में, जून 1980 में संजय गांधी संडे के दिन सुबह सुबह पालम एयरपोर्ट दिल्ली, वो छोटे ग्लाइडर नहीं होते घूमते गुर्र, वो उड़ाने जा रहा था, क्रैश हो गया, वो मर गया उसमें, संजय गांधी। 1980 में संजय गांधी मर गया, तो इंदिरा गांधी के लिए बड़ा ही शौक था, झटका था। राजीव गांधी बाहर पढ़ता होता था उस टाइम, बाहर इटली, फ्रेंड सोनिया, मस्त था वो, उसको पॉलिटिक्स को लेना देना नहीं था। संजय गांधी की मृत्यु के बाद उसको कांग्रेस में इन्वॉल्व किया, महासचिव बनाया, भाई चलो मेरा सक्सेसर होगा, इंदिरा गांधी ने सोचा। बट वो पायलट टाइप आदमी था, उसका रुचि कम थी राजीव गांधी की। तो फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया तुरंत। और 1985 में फिर इलेक्शन हुए। जब 1985 में इलेक्शन हुए तो राजीव गांधी को जबरदस्त मेजोरिटी मिली, इंदिरा गांधी की सिंपथी मिल गई, तो भयंकर मेजोरिटी मिली पूरे देश में। अमिताभ बच्चन इलेक्शन जीते उस टाइम में, भयंकर टाइम था वो टाइम भयंकर इतना था, उस टाइम ये बोला गया कि कांग्रेस के टिकट से कोई कुत्ता भी इलेक्शन लड़ता वो भी जीत जाता, ऐसा बोला गया कि हर कोई इलेक्शन जीत गया कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे देश का ये माहौल था। 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने भयंकर मेजोरिटी के साथ, लेकिन उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह। वीपी सिंह ने इल्जाम लगाया कि करप्शन हुई है, बोफोर्स घोटाला सुना, तोपों का घोटाला, स्वीडन से तोपें खरीदी, उसमें कोई रिश्वत ली गई है। तो वीपी सिंह ने बिगुल बजा दिया करप्शन का राजीव गांधी के खिलाफ, और विरोध कर दिया राजीव गांधी के अगेंस्ट। तो 1988-89 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई, कुछ बंदे लेके वो बाहर आ गया, कांग्रेस टूट फूट गई, और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, अपोजिशन ने सपोर्ट किया उसको। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थोड़े दिन, फिर वही हाल हुआ, दूसरा चंद्रशेखर कहता मैं बनूंगा, तो वीपी सिंह के नीचे से चादर खींची, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, उसको भी सपोर्ट कांग्रेस ने किया। सेम चरण सिंह को किया, तब चंद्रशेखर को किया कि तू बनना, वो कहता नंबर नहीं है, हम देते हैं नंबर, चल तू, ये हाल हो गया। फिर 91 में इलेक्शन हुए, फिर 91 के इलेक्शन राजीव गांधी की हत्या हुई। आजकल सोनी टीवी पे एक सीरीज आई है, सोनी लिव पे, द हंट, राजीव गांधी के असैसिनेशन पे, देखो अच्छी है, ऐसी थोड़ी स्टोरी चली है ना। इसके बाद थोड़ा वो टाइम आया, राव मनमोहन मॉडल आया, नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक मॉडल आया, लिबरलाइजेशन। 91 का टाइम है जब देश में क्राइसिस भी था, संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस था देश में, ये वो वाला टाइम भी था, कितनी उथल पुथल चल रही है। ऐसे टाइम में इकोनॉमी का तो बुरा हाल होना ही था, तो देश भयंकर गर्त में, गड्ढे में जा रहा था।
ये वो टाइम था। बस आज के लिए काफी है ना, ज्यादा हो जाएगा। सबसे सोशलिस्ट अप्रोच ये होती है ना कि मतलब टैक्स क्लीन बेसिकली आगे तक कमाने को ना जैसे टैक्स बिना कंटिन्यूस हाँ, मोटे तौर पे मान लो। सर अमेरिका में भी तो टैक्सेस का सिस्टम देखना होगा तो फिर वो भी तो सोशलिस्ट ही होगा जाके भी स्कीम होगी। हमारी सोशलिज्म का मतलब है, हम चाहते हैं कि गरीबों का भला हो। हमारे देश में गरीब ज्यादा है, कमजोर ज्यादा है। हर देश अपने यहाँ जो वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी है उसके लिए कुछ करता है, उसके भले के लिए कुछ करता है। अमेरिका भी करता है, अमेरिका भी टैक्सेस लेता है। पर अमेरिका ज्यादा ऐसे टैक्सेस नहीं लेता। जैसे देखो, आपने कितने डॉलर कमाए, हर डॉलर पे आपको टैक्स बराबर कटता है। जो भी लोग कमाते हैं, स्टोर पे काम करते हैं, वो इतना तो उसमें उसमें कट गया, उतना उसमें कट गया, सब बराबर कट जाता है। अपने यहाँ थोड़ा सा स्लैब बने, अमीरों तुम ज्यादा दो, गरीबों तुम ना ही दो। 12 साढ़े 12 लाख तक तो सरकार कहते तो गरीब आदमी तो क्या देगा, तुम उससे ले ही ले कुछ। और जो करोड़ों में कमा रहा है, सरकार कहते ज्यादा दे, टैक्स के ऊपर टैक्स दे और टैक्स दे। ये सेंस है। फिर देखो, हर देश ऐसे तो कुछ करता ही है। जहां भी कैपिटलिज्म होगी मान लो भयंकर, और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उनके लिए कुछ करेगी सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते देती है वहाँ। वहां भी होमलेस लोग हैं, होम्स बनाती है उनके लिए। तो उस तरह से तो सरकारें सब थोड़ा थोड़ा करती हैं। हम भी करते हैं डेमोक्रेटिक वे में। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट तो लगभग सारे ही होते हैं। जिसके अगेंस्ट अमेरिका है, दैट इज कम्युनिज्म, वन पार्टी रूल। वो उसके अगेंस्ट है, जिसमें स्टेट कंट्रोल करता है हर चीज को। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में स्टेट कंट्रोल ज्यादा नहीं करता। वो डेमोक्रेटिक वे में समाजवाद लेके आना चाहता है कि सबका भला हो, सब बराबर बढ़िया जीवन जिए। कभी कैसे बढ़िया जीवन जिए, अंबानी तो इतने कमा रहा है, मैं कुछ कमा नहीं पा रहा। अच्छा अंबानी फिर तो टैक्स ज्यादा दे, मैं गरीबों में बांटता हूँ। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जहाँ जरूरत होती है वैसा करती हैं सरकारें। अमेरिका में उतनी जरूरत नहीं है, अमेरिका भी करता है। अभी देखो, अभी जो झगड़ा क्या है, जो ओबीबी है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। मस्क का प्रॉब्लम क्या है? मस्क कहता है ये जो बिल आ रहा है, ये पुअर को ज्यादा टैक्स करेगा, रिच का टैक्स कम कर रहा है। तो ट्रम्प है ना, प्रो रिच है, प्रो रिच है, ये इल्जाम लग रहा है। उसमें सरकार कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आ रही है जिसमें हेल्थ केयर पर स्पेंड कम हो जाएगा, रिच पर टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा, आम जनता पर टैक्स थोड़ा ज्यादा लगेगा। और ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सब्सिडी, तो पिछले कुछ सालों से अमेरिका दे रहा था ईवीज को प्रमोट करने के लिए, वो कह रहा सब्सिडी में कम करने पड़ा। मस्क को ये तो तकलीफ है असली। मस्क की दुकान सारी ईवीज पे है। तो ईवीज पे सब्सिडीज वो कम करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा, ईवी व्हीकल्स महंगे हो जाएंगे। कल तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी भाई, $1000 का तुम एक टेस्ला की कार ले रहे हो, सरकार कहती है $200 मैं दे दूंगी। तो $200 चीजें सस्ती हो गई, मार्केट ज्यादा बिकेंगी। अब ट्रम्प कहते हैं ना, ईवी की जरूरत नहीं ज्यादा, तेल ही बहुत है अपने पास। बेसिकली है यही लॉबी होती है, लॉबी। जो तेल वाली गाड़ियां थी वो सारी बंद होने लग गई थी, अमेरिका में बनती नहीं थी, ईवी चलने लग गई। तेल गाड़ियों वाले रो रहे हैं, फिर हम मारे गए। सॉरी। सॉरी। तेल गाड़ियों वाली बड़े बड़े जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, क्या बोलते हैं उनको, कॉर्पोरेट्स हैं, तो वो कहते हैं भाई ट्रम्प भाई तुझे वोट दिया है, ट्रम्प कहते चिंता है ना करो, उठाऊंगा तुम्हें मैं, ईवी बंद करो, तेल ज्यादा लो। तो पेट्रोल वालियों को बढ़ा रहे हैं अभी आगे। तो उनका तो, ट्रम्प का तो वैसे भी ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज, ईवी यूवी ये सब ड्रामे कर रहे हो। कोई नहीं, क्लाइमेट बढ़िया है, बिल्कुल है। पेरिस पैक्ट हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेके। अमेरिका ने हर साल $100 बिलियन देने थे डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि तुम क्लाइमेट चेंज में कुछ करो, हेल्प करो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेके आओ, कार्बन एमिशंस कम करो।
ट्रंप ने पावर में आते बोला, कहा क्यों $100 बिलियन दे रहे हो भैया, किस खुशी में? कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन इन्वायरमेंट, का इन्वायरमेंट ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, ड्रामे कर रखे हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, झंडा उठाए खड़े हो जाते हैं, इन्वायरमेंट है, पोलराइज, मेल्ट होगी, कुछ नहीं हो रहा, कह रहा है सब फालतू के ड्रामे है, कैसे कमा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं इनका, तो बंद करो, सब बंद कर दिया उसने। उसका ये कहना है। ईवी पर भी उसका ये कहना है कि ऐसे फालतू बेकार के ड्रामे हैं, कि दुनिया में तेल ही इतना है, वही नहीं खत्म होना, कि अमेरिका के पास इतना तेल है, शेल गैस है, तो और निकलती जाती है, तो बीवी के चक्कर में क्यों पड़े हो, है ना? प्लस अंदर ही अंदर मस्क के साथ तनातनी रही होगी थोड़ी थोड़ी, बिल्ले कह रहे, तभी तो मस्क नाराज है ना, कि तुम ईवी वाले तो बिल्कुल ही सिस्टम ही खत्म कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगा, गाड़ियां इतनी महंगी हो जाएंगी, कोई खरीदे नहीं गा। पहले ईवीज को हर सरकार प्रमोट करी, सब्सिडीज दे रही थी, चाइना भयंकर सब्सिडीज दे रहा है, तो चाइना ईवी की जबरदस्त मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो ये टेंशन है इनका, ये बिल है, और ये माना जा रहा है कि इस बिल से $4 ट्रिलियन का खर्च और बढ़ जाएगा, घाटा होगा, डेफिसिट होगा। ऑलरेडी अमेरिका $37 ट्रिलियन के कर्ज में है। तो मस्क का कहना है कि देश को डुबो रहा है ये और कर्ज में डाल रहा है ट्रम्प, ये डिस्ट्रक्टिव बिल है, ब्यूटीफुल बिल नहीं है। पढ़ो, हिंदी के अखबारों में पढ़ो, हिंदी है ना, धीरे धीरे पढ़ते रहना, सारी खबरें लगे रहना, हाथ पैर मारते रहना, अपने आप समझ आनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं सोचना पहली बार पढ़ने लगूं सारी बात समझ आए, कहानी पढ़ते रहते हैं, पढ़ते कुछ समझ आई, कुछ अगली बार आ जाती है, ऐसे चलता रहता है काम। ठीक, चलो, थैंक यू। तो हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ पूछ लो, लकी कुछ पूछ लो। चलो, बात कर रहे थे कि women को night shifts में allow नहीं करते हैं, सिर्फ वो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग जो अभी तक इम्प्लीमेंटेड है, क्या चीज? और कि मतलब women को नाइट शिफ्ट्स इन फैक्ट्रीज अलाउ नहीं है, वो फैक्ट्री अपना अच्छा, वो अभी तक इम्प्लीमेंटेड है, अलाउड नहीं है फैक्ट्रीज में वुमेन को काम करना? अच्छा, और अब मतलब उसको हटा रहे हैं, तो ये आपको जैसे रिटर्न परमिशन मांगनी पड़ेगी काम करने दे रहे हैं। अच्छा, चलो थोड़ा मैं और देखता हूँ क्या है असली कहानी इसकी, है ना? तो अपने यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट में वुमेन को रात को फैक्ट्रीज में काम करना अलाउड नहीं है। हाँ, नहीं चलो कोई भी नहीं, आता है, आ जाएगा, कोई पढ़ लेंगे। तो अभी पीछे बात चल रही थी ये, चंडीगढ़ की शोरूम्स भी रात तक खुले रहेंगे, 2-3 बजे तक, कुछ ऐसा चल रहा था ना पंचकुला में। तो उसमें फिर लड़कियां नहीं खड़ी होंगी वहां पे, कोई सेल्स गर्ल टाइप या मैनेजर, तो वो शायद उनकी जो फैक्ट्री भी बनाते हैं, फैक्ट्रीज वाली? अच्छा, मतलब इस तरह मैन्युफैक्चरिंग टाइप उनमें नहीं काम कर सकती? सर हाँ जी। अभी सर ये अभी लेटेस्ट जो ये है 500 125 के सिक्के चले हैं, कॉइन्स। कॉइन्स ₹500 के? यस सर, तो इनसे मतलब ये किस लिए चलाया गया है? जो चाइना पेपर भेजता है वो महंगा हो गया इस वजह से, या क्योंकि अब जैसे हम वैसे और जैसे 1 या 2 रुपए के जो कॉइन्स है उनके साथ मिलाएं तो इन्हें खोने का खतरा ज्यादा नहीं होगा, और वैसे भी इस पे कोई लीगलिसी नहीं है। चाइना का पेपर महंगा होगा, मैंने सुना नहीं ये बात। नहीं तो फिर सर कॉइन्स क्यों चलाया है? क्योंकि अभी कॉइन्स तो बंद ही हो गए थे लगभग, 1 या 2 रुपए के ही चलते थे।